हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूं, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने आगे फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मैं इस वीडियो में जो सीड टेक्नोलॉजी चैप्टर है उससे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इन क्वेश्चन से आप रिलेट करके और भी टॉपिक्स हैं जिसको क्लियर कर सकते हैं, मतलब जैसे ही क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप बुक खोल कर क्लियर कर सकते हैं। और हम लोग मैं भी कुछ पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे उन पे डिस्कस करते जाऊँगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सीड इज डिफाइंड एज। सीड मीन्स जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सीड की डेफिनेशन के बारे में कहा गया है। तो सभी अलग अलग बेसिस पे इन तीनों ऑप्शंस के हिसाब से सीड को डिफाइन किया गया है। मीन्स ये तीनों ही ऑप्शन सीड की डेफिनेशन है, इन सब का बेसिस अलग अलग है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल, क्योंकि ये सभी डेफिनेशंस हैं सीड की। लेकिन जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन है सीड की वो सिर्फ ये है मैच्योर्ड ओव्यूल। मैच्योर्ड ओव्यूल को सीड बोला जाता है, लेकिन जो बाकी बेसिस है उनके बेस पे इन तीनों को सीड कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑल। अगर यहाँ पे बोला होता है बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ सीड इज, तो सिर्फ वो मैच्योर्ड ओव्यूल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन इज। जो इंडिया में सीड प्रोडक्शन के जितना भी वर्क है उसमें कौन सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है वो है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन इंडिया में। आगे देखते हैं, द फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ। जो लगभग सभी को पता होगा कि जो सीड है उसकी क्लास 5 होती है। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड। तो इसमें पूछा जो फाउंडेशन सीड है वो किसकी प्रोजनी होती है। तो फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड की प्रोजनी होती है। जिस ऑर्डर में मैं बताया उसी ऑर्डर में आप याद रखेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सा सीड किसकी प्रोजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड टैग। जितने भी सीड ऑर्डर क्लासेस मैंने बताया 5 क्लासेस, उन सभी के अलग अलग टैग कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा सर्टिफाइड सीड का टैग कलर, तो इसका सर्टिफाइड सीड का टैग कलर है होता है ब्लू। ब्लू जो होता है सर्टिफाइड सीड का टैग कलर होता है। आप इसी तरह से जो मैं बोला कि जैसे ये क्वेश्चन है इसके हिसाब से आप जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप देख सकते हैं, इससे आपका पूरी तैयारी हो सकती है। तो अभी यहाँ पे सर्टिफाइड सीड का जो टैग कलर है वो ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड क्रॉप ऑफ टोमेटो। जो टोमेटो है उसके जब फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करते हैं तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं। तो टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें जो डिस्टेंस होगा आइसोलेशन डिस्टेंस वो बहुत ही कम होगा। तो फाउंडेशन सीड के लिए रहता है वो 50 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए होता है 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट सीड एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर टोमेटो। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है, टोमेटो के सीड एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी मेथड बेस्ट है। तो जो टोमेटो के सीड एक्सट्रैक्शन की मेथड बेस्ट है वो एसिड मेथड है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है, HCl का। 15 से 20 मिनट लगते हैं मैक्सिमम टाइम, इसलिए बहुत ही अच्छी मेथड होती है टोमेटो सीड एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक फॉलोड इन टोमेटो इज। अब जैसा कि टोमेटो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो सबसे पहले तो हमको उसका मेल पार्ट को बाहर करना पड़ेगा, मीन्स इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका बहुत ही ईजी आंसर है कि जो टोमेटो में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज होती है वो इमैस्कुलेशन एंड डस्टिंग। इमैस्कुलेशन करके जो जिससे जिस भी वैरायटी से अपने को क्रॉस कराना है उसके पॉलन की डस्टिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोगाइनस फ्लावर ऑकर इन। जो एक मैकेनिज्म होता है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, प्रोटोगाइनस फ्लावर्स, तो इन तीनों वेजिटेबल्स में किस में पाई जाती है। तो जो प्रोटोगाइनस फ्लावर होता है वो चिली में पाया जाता है।
चिली में पाया जाता है, और वेजिटेबल्स में ओनियन में भी प्रोटोगाइनस फ्लावर पाया जाता है। ब्रिंजल में हेटेरोस्टाइली फ्लावर पाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 प्रकार के इसमें स्टाइल होते हैं, जिसमें 2 ही फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं। तो ब्रिंजल हेटेरोस्टाइली है, और जो प्रोटोगाइनस फ्लावर है वो चिली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ भिंडी, मेल एंड फीमेल लाइन्स आर रेज्ड इन। जो सीड प्रोडक्शन ऑफ भिंडी मीन्स ओकरा के सीड प्रोडक्शन के लिए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जो मेल एंड फीमेल लाइन्स है वो कहाँ पे उगाई जाती हैं, कहाँ पे रेज की जाती है। तो उसका इसका मेथड है ब्लॉक मेथड। जो ब्लॉक मेथड है उससे मेल एंड फीमेल लाइन्स का मेल एंड फीमेल लाइन्स को रेज किया जाता है ब्लॉक मेथड से ओकरा के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रू टू टाइप एंड हेल्दी सीड ऑफ ओनियन आर प्रोड्यूस्ड बाई। जो ओनियन है उसमें 2 प्रकार से सीड प्रोडक्शन होती है। पहली एक तो सीड टू सीड मेथड, दूसरी है बल्ब टू सीड मेथड। तो दोनों में से ट्रू टू टाइप और हेल्दी सीड प्रोडक्शन किस में होता है? तो इसका आंसर है बल्ब टू सीड टाइप। जो बल्ब टू सीड टाइप है इसमें ट्रू टू टाइप और हेल्दी सीड प्रोडक्शन होता है। इसमें मीन्स इसमें 2 साल लगते हैं। बाइनियल सीड प्रोडक्शन होता है ओनियन का। पहले बल्ब का प्रोडक्शन होता है, फिर उससे सीड का प्रोडक्शन होता है। तो इससे ट्रू टू टाइप सीड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। ए कॉलीफ्लावर फ्रूट इज कॉल्ड। जो कॉलीफ्लावर का फ्रूट है उसको क्या कहेंगे? जितने भी ब्रेसिका फैमिली, क्रूसी फैमिली के सभी का आंसर लगभग यही होता है। जो कॉलीफ्लावर या कैबेज या रेडिश, इन सभी का आंसर सेम होता है कि इनके फ्रूट को सिलिक्वा कहा जाता है। सिलिक्वा। जो बेरी होता है, टोमेटो, ब्रिंजल, इन सभी के फ्रूट्स को बेरी बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये बेरी है, BERRY बेरी। वेजिटेबल्स में टोमेटो, ब्रिंजल, इन फ्रूट्स को बेरी बोला जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कॉलीफ्लावर का, तो इसका आंसर सिलिक्वा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर फॉर बिटर गार्ड सीड स्टोरेज। तो डिफरेंट टाइप के सीड्स के लिए डिफरेंट मॉइस्चर लेवल मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन में कि जो बिटर गार्ड है उसके सीड स्टोरेज के लिए कितना मॉइस्चर उसमें होना चाहिए सीड में, तो इसका आंसर है 6%। बिटर गार्ड के सीड में मैक्सिमम 6% का मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मेथड यूज्ड फॉर वेट सीड एक्सट्रैक्शन इन गॉड्स। जो गॉड्स हैं उनमें मीन्स जो कुकुरबिट्स है फैमिली के वेजिटेबल्स हैं, उनमें सीड एक्सट्रैक्शन के लिए, जो वेट सीड एक्सट्रैक्शन के लिए है, वो कौन सा मेथड यूज किया जाता है? कटिंग एंड स्क्रैपिंग, एसिड मेथड, मैनुअल स्कूपिंग एंड वॉशिंग विथ वाटर, नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो मेथड है वो है मैनुअल स्कूपिंग एंड वॉशिंग विथ वाटर। ये मेथड यूज की जाती है जो गॉड्स हैं या गॉड्स फैमिली, कुकुरबिट्स फैमिली के वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिनेशन बिहेवियर ऑफ काउपी इज सेल्फ पॉलिनेशन। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। ये जो इसका क्वेश्चन है, ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछना था कि पॉलिनेशन बिहेवियर ऑफ काउपी क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस विथ कॉलीफ्लावर। अब जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस होते हैं उनमें जैसे ब्रासिका फैमिली या क्रूसी फैमिली में एक दूसरे से क्रॉस कराया जाता है, लेकिन इनमें कौन सा है इन क्रॉप्स में से जिसमें कॉलीफ्लावर का क्रॉसिंग नहीं किया जा सकता? मीन्स जो कॉलीफ्लावर से क्रॉस नहीं किया कर सकता है वो है रेडिस। जो रेडिस है वो कॉलीफ्लावर से क्रॉस नहीं कर सकता है। बाकी इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस हो सकते हैं क्रूसीफेरी फैमिली में। नेक्स्ट देखते हैं आइडियल टेम्परेचर फॉर बॉल्टिंग इन कैबेज। बॉल्टिंग मीन्स होता है जो सीड स्टॉक का निकलना। मीन्स जो कैबेज होता है वो तो हेड होता है, तो उससे जो सीड स्टॉक निकलने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं बॉल्टिंग। तो जो उसके लिए आइडियल टेम्परेचर है वो क्या है? तो आइडियल टेम्परेचर फॉर बॉल्टिंग इन कैबेज इज, ये आंसर है इसका ए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा जो मीन्स कैबेज मोस्टली विंटर सीजन्स में
उगाया जाता है, थोड़ा सा रिलेटिवली हाई टेम्परेचर चाहिए बोल्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवर विंटरिंग इज एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इज, किस क्रॉप में फ्लावरिंग के लिए ओवर विंटरिंग जरूरी है? तो इसका आंसर है डी, फ्लावरिंग के लिए कॉलीफ्लावर को ओवर विंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स जब विंटर ख़त्म हो जाता है तब उसमें फ्लावरिंग आती है। बेस्ट सूटेड सीजन फॉर प्लांटिंग टीपीएस, जो ट्रू पोटैटो सीड होता है, जो बायोलॉजिकल सीड होता है पोटैटो का, उसकी प्लांटिंग के लिए मतलब जब ट्रू पोटैटो सीड का प्रोडक्शन करना है तो कौन सा सीजन बेस्ट होता है प्लांटिंग के लिए? तो इसका आंसर है ए, अप्रैल और मई सबसे बेस्ट सीजन है टू टीपीएस के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर लिमिट फॉर हीटेड एयर ड्राइंग, जो हीटेड एयर ड्राइंग जो मैनुअल हीटिंग का मेथड है हीटेड एयर ड्राइंग, तो इसमें किस टेम्परेचर की किस टेम्परेचर की एयर का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 110 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के एयर का यूज किया जाता है हीटेड एयर ड्राइंग में। ड्राइंग से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ड्रायर इनमें ड्रायर कितने प्रकार के होते हैं, इनका टेम्परेचर क्या क्या होता है, ये सभी आप जैसे ये क्वेश्चन है तो आप इसका पूरा चैप्टर को क्लियर करते जाइए इन क्वेश्चंस के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स, विच इज ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ सीड? तो ये ऑर्थोडॉक्स एक टाइप होता है सीड का ऑन द बेसिस ऑफ उसकी विएबिलिटी, स्टोरेबिलिटी के बेस पे जब क्लासिफिकेशन किया जाता है सीड का, तो ऑर्थोडॉक्स टाइप एक सीड होता है। इनमें पूछा गया कि एग्जांपल कौन सा ऑर्थोडॉक्स सीड का, तो ऑर्थोडॉक्स सीड का एग्जांपल है डी, टोमेटो। टोमेटो ऑर्थोडॉक्स सीड का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि इसमें कितना भी मॉइस्चर कम कर लिया जाए, इनका सीड जो विएबिलिटी होता है वो कम नहीं होता, मीन्स वो सीड हमेशा विएबल रहता है, चाहे भले ही मॉइस्चर 5% से कम ना हो जाए। तो ये टोमेटो इसका एग्जांपल है ऑर्थोडॉक्स सीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर डैश परसेंट ऑफ इट्स वेट्स, मीन जो कैल्शियम क्लोराइड जो एब्जॉर्बेंट है वो अपने वेट का कितने परसेंट तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है? तो इसका आंसर है ए, 10%, अपने वेट के 10% तक ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड, जो प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का सीड प्रोडक्शन के लिए, तो उस टाइम किस प्रकार की केयर रखनी चाहिए? तो किस प्रकार की केयर रखनी चाहिए ताकि जो भी इन डैमेज को अवॉइड किया जा सके? तो मैकेनिकल डैमेज, हीट डैमेज, फ्रॉस्ट डैमेज या थ्रेसिंग डैमेज। तो इसमें हम लोग मैकेनिकल डैमेज को अवॉइड करने के लिए केयर रखना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल डैमेज होगा तो सीड उसकी वेबिलिटी खो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर अपग्रेड द सीड अकॉर्डिंग टू देयर, जो ग्रेविटी सेपरेटर होता है वो सीड को किस प्रकार से अपग्रेड करता है, किस प्रकार से बाकी सीड से सेपरेट करता है, उसका क्या बेसिस है? तो इसका आंसर है सी, सॉरी ए, जो वेट है उसके बेस पे ग्रेविटी सेपरेटर सीड को अपग्रेड करता है। मीन्स जो ग्रेविटी से सीधा सा मतलब मास से होता है या वेट से होता है, तो जो सीड के वेट के बेसिस पे जो ग्रेविटी सेपरेटर होता है सीड को डिफ्रेंशिएट करता है बाकी सीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, ISTA वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग, जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी सीड को लेके इंटरनेशनल लेवल पे, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर है 1924, 1924 में आइस्टा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ सीड टू बी टेस्टेड फॉर असेसिंग जर्मिनेशन परसेंट एज पर आइस्टा, जो आइस्टा ने क्राइटेरिया तय किया था कि हमको सीड जर्मिनेशन परसेंटेज निकालना है तो कितना सीड कम से कम लेना चाहिए? तो आइस्टा के हिसाब से कम 400 सीड लेना चाहिए सीड जर्मिनेशन के टेस्टिंग के लिए। 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग के लिए कितना सीड लेना चाहिए? 400 सीड। अधिकतर लोग 100 सीड जानते हैं, 100 सीड लेंगे जितना जर्मिनेट होगा उतना जर्मिनेशन परसेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आइंस्टाइन ने तय किया है वो 400 सीड है,
जर्मिनेशन टेस्टिंग के लिए। द लाइट इंटेंसिटी विच फेवर द सीड जर्मिनेशन इज, अब ये लाइट का इफेक्ट पूछ रहा है सीड जर्मिनेशन पे कि किस इंटेंसिटी के लाइट में सीड जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो जो इसका आंसर है वो है ए, जो 700 से 880 नैनोमीटर की जो लाइट इंटेंसिटी है वो सीड जर्मिनेशन को फेवर करती है, 700 से 780 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं जो कि होने बहुत ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ज़रूरी नहीं है, विच नॉट द नेसेसरी। तो इनमें से कौन से ज़रूरी नहीं है, पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू सीड टू जर्मिनेट, दूसरा मॉइस्चर, तीसरा टेम्परेचर। तो ये सभी फैक्टर ज़रूरी हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए, तीनों फैक्टर ज़रूरी हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नन, इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो सीड के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी ना हो। ये घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे के टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल सीड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। अब ये कई सारे सीड के प्रोग्राम्स हैं, सीड से रिलेटेड है, रूल्स हैं, बिल्स रूट सीड बिल हैं, इन सभी को आपको सन जितने भी जो डेट है सन है उनको याद करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जो भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं नेशनल सीड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। तो जो नेशनल सीड प्रोग्राम है वो 1976 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर है 1976 नेशनल सीड प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ ब्रिंजल। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो का मतलब होता है कि एक सीड से और कितने सीड एवरेज बन सकते हैं, एक सीड मतलब एक सीड मल्टीप्लाई होकर कितना सीड बना सकता है, ये होता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो। तो जो ब्रिंजल है वो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ब्रिंजल, तो जो ब्रिंजल का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है वो वेजिटेबल्स में लगभग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एक सीड से 450 सीड बनाता है, 450 सीड। तो इसका जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है वो है 1:450, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरेशन मॉडल यूज्ड इन सीड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो जो जनरेशन मॉडल है मैं बता रहा हूँ, जनरेशन मॉडल जैसे कि 5 सीड क्लासेस हैं, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड। तो जो जनरेशन मॉडल है वो होता है कि कितने जनरेशन लगे हमको सीड बनाने में, जो हाइब्रिड सीड है उसको बनाने में। तो मेनली जो जनरेशन मॉडल यूज होता है वो होता है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। ये 3 जनरेशन मॉडल है। 4 जनरेशन मॉडल में क्या होता है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फिर सर्टिफाइड। 5 जनरेशन मॉडल में ब्रीडर सीड, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, सर्टिफाइड सीड 1, सर्टिफाइड सीड 2। ये 5 जनरेशन मॉडल है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है उसमें कौन सा जनरेशन मॉडल यूज होता है। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में 3 जनरेशन मॉडल ऑफ सीड प्रोडक्शन यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये थे सीड प्रोडक्शन के कुछ, सीड टेक्नोलॉजी के कुछ मॉडल क्वेश्चन। आप इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो लगभग सीड टेक्नोलॉजी कवर हो सकता है, मतलब पूरे नहीं फिर भी कुछ टॉपिक्स तो क्लियर कवर हो ही सकते हैं। आप इनको एलेबरेटिव तरीके से इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके पढ़ाई कर सकते हैं।